जी सर। सर मेरा नाम प्रहलाद नारायण शर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले के खवारानी गाँव का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला से मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, महाराष्ट्र के रहे थे आप? जी ठीक है। उसके बाद मेरा एमएससी जो था वो मैंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है। एंड सर मेरी हॉबी है रनिंग, स्प्रिंटिंग एंड कुकिंग। तो एग्रीकल्चर में ही आपकी रिसर्च है पूरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर है? जी सर। यूपीएससी में। बहुत बढ़िया। एग्रीकल्चर में कल्चर का क्या मतलब है? सर इसमें बहुत सारी, जैसे एग्रीकल्चर में हम दो तरीके से काम करते हैं। एग्री मीन्स क्रॉप्स एंड कल्चर मीन्स उनका कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन में जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स है कि उसमें हम प्लॉगिंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, तो डिफरेंट वे जो रहते हैं उन्हीं को यहाँ पे कल्चर एज ए यूटिलाइज किया जाता है। तो जो हम संस्कृति के लिए कल्चर यूज करते हैं, क्या उस कल्चर और इस कल्चर में कोई कनेक्शन बनता है या केवल संयोग है? सर इसका एग्जैक्टली तो मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो कल्चर है इसमें कल्टीवेशन, जो हमारा जो कल्चर रहता है जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डिफरेंट, और यहाँ पे जो कल्चर है वो कल्टीवेशन से है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ यूटिलाइज होता है। अगर हम देखें साउथ में तो वहां पर जो राइस का कल्टीवेशन है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन की डिफरेंट विधियां हैं, जहाँ पर पानी किस टाइप से देना है, साउथ में किस टाइप से पानी देना है, फ्लडिंग, तो कहीं ना कहीं कल्चर और जो यहाँ पर कल्टीवेशन है वो कहीं ना कहीं जुड़ाव है। प्रहलाद की क्या कहानी है हमारे हिंदू धर्म के इतिहास में? जिससे जो प्रहलाद है वो विष्णु पुराण में एक कहानी है जिसमें प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं, लेकिन उनके फादर जो रहते हैं उनकी भगवान विष्णु से एक शत्रुता रहती है। तो प्रहलाद को वो कहते हैं कि आप विष्णु भगवान की जगह मुझे भगवान मानो। तो प्रहलाद के दिमाग में तो विष्णु भगवान की जो छवि बनी हुई है वो एक तरह से प्रेम, उन्हीं के प्रति प्रेम है, तो वो मना करते हैं। तो फिर फादर को गुस्सा आता है और वो उनको डिफरेंट टाइप से मारने की, जैसे पहाड़ से फेंक देते हैं, फिर सांप से एक बार कटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट एंड फाइनली और जो उनकी बुआ है प्रहलाद की, होलिका, उसकी गोद में भी उनको बिठाते हैं ताकि वो जल जाए होलिका दहन के रूप में। तो फिर भी प्रहलाद बच जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनली विष्णु भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं और उनके जो फादर रहते हैं हिरण्यकश्यप, उनका वध कर देते हैं। सर क्यों अवतार लेना पड़ा विष्णु जी को? तो वैसे ही मार सकते थे। सर विष्णु जी के पास बहुत सारी पावर थी तो पहले भी मार सकते थे, लेकिन जो हिरण्यकश्यप था उनको एक वरदान था कि ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना दिन में ना रात में, ना घर के बाहर ना अंदर, कोई नहीं मार सकता उनको। तो विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। चूंकि आपका विषय एग्रीकल्चर है तो ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा खेतों में। जी सर। तो कौन सी फसलें उगाते हैं आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी सीजन वाइज जो क्रॉप लेते हैं उसमें अगर हम खरीफ की बात करें बारिश के समय तो बाजरा, ज्वार होता है, एंड रबी जो सीजन रहता है उसमें हम जो व्हीट एंड बार्ले, ये दो क्रॉप करते हैं। ये बताइए कि जब हम कृषि की तकनीक की बात करते हैं, जी सर, तो मोनोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड्स में क्या अंतर देखते हैं आप? सर दोनों तकनीकों को जब हम देखते हैं तो मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड्स को जनरली यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप्स बनाते समय, मीन्स जब वैरायटी डेवलप करते हैं तो चूंकि इनमें जो डिप्लॉइड है उसका आधा ही क्रोमोसोम है, तो आधी जीन जो इनकी है, मीन्स कह सकते हैं कि जो आधे क्रोमोसोम है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जो इनका डेवलपमेंट है सर वो बहुत कम होता है। मीन्स अगर हाइट हम 5 फीट लेके चले तो यहाँ से 1 या 2 फीट ही हाइट का प्लांट होता है, और इसमें पूरे जो कैरेक्टर हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते पूरी तरह। अच्छी बात है। देखिए राजस्थान में खीरा ककड़ी के फसल को हम उगाते हैं। जी। एक मांग ये होती है कि ककड़ी में या खीरे में या मान लीजिए तरबूज में जी बीज नहीं हो, तो पॉलीप्लाइडी जो तकनीक है जी सर, उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए ताकि हम सीडलेस फ्रूट्स का कल्टीवेशन कर सकें? जी सर, इसमें हम एज ए ट्रिप्लोइड यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ट्रिप्लोइड जब यूटिलाइज करते हैं तो फर्टाइल गैमेट्स बनने के चांस कम रहते हैं, और जब फर्टाइल गैमेट्स नहीं बनते तो चांसेस रहता है कि सीडलेस प्लांट हो। चलिए अच्छी बात है। जैसे आपने कहा बाजरा आपके खेतों में उगता है। जी सर। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बाजरे की फसल में कौन से प्रकार के रेस्पिरेशन से काम होता है, C3 या C4?
सर बाजरा जो प्लांट है वो एक C4 प्लांट है और इसी कारण जो CO2 का लेवल बढ़ा है और कम पानी में ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाता है। जी सर। आपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी लिया हुआ है और MSc भी की हुई है उससे। जी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रहती है उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर्स का यूटिलाइज करते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड डिफरेंट हमारा आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं DAP, यूरिया। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी? सर ये डिपेंड करेगा क्योंकि किस लेवल पर हमें यूटिलाइज करना है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट। अच्छा, अभी भारत के किस पड़ोसी देश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट किया था फिर बाद में बैक ट्रैक कर लिया? सर इसमें श्रीलंका है जिसने कम्प्लीटली अपने यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है उनको बैन किया था, लेकिन चूंकि इसके बारे में कोई डाटा नहीं था उनके पास कि किस वे में फेज। क्या वजह थी? उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ खास रुचि थी वहां या किसी और संकट से बचने के लिए किया गया था? सर चूंकि जो वो देश है वो एक आइलैंड है और वहां पर अगर ऑर्गेनिक यूटिलाइज ज्यादा करते हैं तो उसके कारण हो सकता है कि वहां का जो क्लाइमेट है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनके कारण। मतलब एनवायरमेंटल रीजंस थे या इकोनॉमिक रीजंस थे उसके? सब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसका क्लाइमेटिक रीजन मैन है। अच्छा, वैसे वहां फॉरेक्स की कमी थी, आप इसको देख लेना। जी। मुझे ये बताइए कि जो श्रीलंका में संकट है उसमें भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, फिर भी ऐसे आरोप लगे हैं श्रीलंकन मीडिया में कि भारत इसका फायदा उठा रहा है। भारत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लंबे समय तक पेंडिंग थे उनको अब श्रीलंका सरकार पे दबाव देकर उनको साइन करवा लिया गया है। सर जहां तक मेरा अनुमान है इसमें इंडियन गवर्नमेंट की हमेशा जो नीति रही है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है और इंडिया हमेशा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से वहां पर हेल्प करता रहा है और उसने इंडिया की गवर्नमेंट की जो नीति रही है वो कभी भी जब भी कोई देश ऐसी परिस्थितियों में आता है तो उसकी विशेष परिस्थितियों का फायदा नहीं उठाता है, इवन दो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनकी हेल्प करता है। प्रहलाद यार, आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एग्रीकल्चर में इतनी अच्छी रिसर्च आपकी है, इतनी अच्छी पढ़ाई है। जी सर। आप जैसे व्यक्ति को तो कुछ एग्रीकल्चर में नया काम करना चाहिए, जैसे कुरियन साहब ने दूध के क्षेत्र में किया वैसा कुछ आप एग्रीकल्चर में करते। आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? IAS तो बहुत छोटा काम है आपके सामने। सर एग्रीकल्चर में रिसर्च करता मैं और किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं डिसीजन लेता तो मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्टर बनने में 30 साल लगते, जब मैं अपनी उस एज में होता जहां पर मुझे मेरा जो कैपेसिटी है 24/7 काम करने का वो कहीं नहीं होता। लेकिन इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मुझे एक ऑथोरिटी मिलती है काम करने की तो जितना भी जो बेटर रिसर्च है जो मैंने देखा है, महसूस किया है और जो अच्छी वैरायटीज है जो मेरे इंस्टीट्यूट में बन रही है उनको मैं पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता हूँ बेहतर तरीके से।